गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। लेक्चर के इस सीरीज में आज हम लोग एलएलबी फर्स्ट ईयर के फैमिली लॉ फर्स्ट विषय पर पढ़ेंगे। विधि प्रथम वर्ष में विषय फैमिली लॉ फर्स्ट, जिसे कि हम लोग हिंदू लॉ के नाम से जानते हैं, विषय पर यहाँ पर आज पढ़ेंगे। फैमिली लॉ फर्स्ट या हिंदू विधि के पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के विवाह क्यों आवश्यक है, इस विषय पर प्रायर एक लेक्चर दिया है। और आज हम लोग हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में कुल 30 सेक्शन है, टोटल सेक्शंस 30, जिन्हें हम लोग, जो मेरी स्लाइड में आप देख रहे हैं, इन टाइटल्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले हम लोग नेचर ऑफ हिंदू मैरिज, विवाह की प्रकृति या विवाह का नेचर कैसा था। पहले 1955 के अधिनियम के आने से पहले विवाह किस प्रकृति का था या विवाह पे क्या क्या चीजें इफेक्ट डालती थी, और उसके बाद एक्ट के पश्चात विवाह की प्रकृति, इन दोनों को कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ेंगे। इसके अलावा सेक्शन 5 कंडीशन ऑफ ए वैलिड हिंदू मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेक्शन 5 में हम लोग वैध विवाह के लिए आवश्यक शर्तें, सेक्शन 7 सेरेमनीज, विवाह के अनुष्ठान, विवाह में क्या क्या अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं, तथा सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, अर्थात पुनर्स्थापना मतलब कि वापस किसी चीज को स्थापित करना। इसके अलावा न्यूलिटी ऑफ मैरिज सेक्शन 11 और 12 में पढ़ेंगे। विवाह की अकृतता, अर्थात मैरिज के प्रकार से भी आप इसे समझ सकते हैं कि विवाह कितने प्रकार का है या विवाह कितने तरह का है, या हिंदू मैरिज एक्ट आने से पूर्व विवाह कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इसके अलावा मैट्रिमोनियल रिलीफ, कि विवाह से अगर कोई रिलीफ चाहिए तो क्या रिलीफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत उपलब्ध है, जिन्हें हम लोग सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन एंड सेक्शन 13 रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज अर्थात डाइवोर्स, सेक्शन 10 और 13 दोनों को हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों समान ग्राउंड्स पर या समान ग्राउंड्स दोनों के हैं। इसके अलावा लास्ट के सेक्शंस में हम लोग 19 एंड एलिमनी सेक्शन 24 एंड 25 में, तथा जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट एंड प्रोसीजर सेक्शन 19 to 28 ए के अंतर्गत हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ेंगे।
जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। 1955 से पूर्व भी विवाह प्रचलित थे, विवाह होते थे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में नेचर ऑफ हिंदू मैरिज बिफोर द एक्ट एंड अंडर द एक्ट या आफ्टर द एक्ट कि 1955 के अधिनियम से पूर्व विवाह की प्रकृति क्या थी और 1955 के बाद विवाह किस तरह से किस स्वरूप में हमारे सामने आया है, ये आज हम लोग यहाँ पे पढ़े। नेचर ऑफ मैरिज, विवाह की प्रकृति। बिफोर द एक्ट, बिफोर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह 1955 के अधिनियम के आने से पूर्व क्या प्रभाव रखता था, अर्थात विवाह की प्रकृति या विवाह का नेचर क्या था, इसे हम दिखाए गए 8 पॉइंट्स के अंतर्गत पढ़ें। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन मैरिज। मैरिज पे या विवाह पे किसी की मृत्यु का या किसी की डेथ का क्या प्रभाव पड़ता था, अर्थात अगर हस्बैंड की डेथ हो आती तो वाइफ की या जो विडो होती थी, सेकंड पॉइंट में भी साथ में ले लीजिए, विडोज राइट एंड स्टेटस, कि विधवा का क्या अधिकार होते थे या उसका क्या अस्तित्व होता था, उसका स्टेटस क्या था। विधवा विवाह हमारे समाज में प्रचलित नहीं था। पुराने समय में या यूं कहें कि प्राचीन समय में विवाह की पवित्रता पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। जब पत्नी विवाह होकर घर आती थी तो वह अपने हस्बैंड के घर और उसकी फैमिली सब पर अपने अधिकारों का प्रयोग करती थी। इसके अलावा वह अपने पति के साथ सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। विवाह का उद्देश्य धार्मिक संस्कारों का पालन करना, यज्ञ करना और आध्यात्मिक लाभ पहुंचाना होता था। इसके अलावा विवाह का उद्देश्य पिता के ऋण से मुक्त होना भी था, अर्थात पितृ ऋण से मुक्त होना। अर्थात जब किसी हिंदू के पुत्र उत्पन्न होता तो वह अपने पिता के ऋण से मुक्त होता था। इसके अलावा पिंडदान का भी प्रावधान था। विवाह की कोई आयु उस समय तय नहीं थी। संरक्षक जो होते थे, गार्जियनशिप जो आप फोर्थ पॉइंट पे देख रहे हैं, वही विवाह के अनुष्ठान संपन्न करवा देते थे। प्राचीन समय में माता पिता
विवाह कर देते थे। प्राचीन हिंदू विधि में कई प्रकार के विवाह प्रचलित थे, जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह। इस प्रकार कई तरह से विवाह संपन्न कर दिए जाते हैं। इसके अलावा बाइगेमी का भी प्रचलन, अर्थात एक से अधिक विवाह मान्य थे। कस्टमरी मैरिज एंड डाइवोर्स, और विवाह और तलाक दोनों ही रूढ़िगत प्रथाओं से शासित होते थे, अर्थात विधि का अभाव था। जो रूढ़ियां या प्रथाएं जिस समाज में या जो समाज जिस रूढ़ि या प्रथा से शासित होता था, उसी तरह से वो अपने विवाह और विवाह विच्छेद संपन्न कर लेता था। मैरिज राइट्स, marriage ceremonies includes symbolic rites, often sen- often sanctified by a religious order, which are thought to confer good fortune on the couple. The most universal ritual is one that symbolizes a sacred union. This may be expressed by the joining of hands, an exchange of rings, many other things जैसे the tying of garments, सिंदूरदान, etc etc। हिंदू समाज में कई तरह की प्रथाएं प्रचलित थी, बहुत सारे रिचुअल्स थे, कई तरह के संस्कार किए जाते थे। तो जो भी जिस कस्टम से या जिस तरह की प्रथा से शासित होते हैं, वो लोग वही मैरिज संस्कार कर लेते थे। इसी प्रकार डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड मेंटेनेंस, मैरिज का विघटन भी प्रचलित प्रथाओं के आधार पे व मेंटेनेंस संबंधी स्पेशल रूप से कोई भी प्रोविजन नहीं थे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पश्चात इसे एक कि ये इफेक्ट देने की कोशिश की गई कि मैरिज के प्रकार कौन कौन से होंगे। इसके अलावा मैरिज का नेचर जो है उसे हम बिफोर 1955 और आफ्टर द 1955 दोनों को जब कंपेरेटिव रूप से पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे कि नेचर ऑफ मैरिज क्या है, अर्थात विवाह को हम या विवाह की प्रकृति किस प्रकार की है। बहुत पहले विवाहित व्यक्ति की कोई आयु या विवाह की कोई आयु तय नहीं थी। विवाहित व्यक्ति मेजर भी हो सकता था, माइनर भी हो सकता था, विक्षिप्त भी हो सकता था। केवल और केवल अगर विवाह के संस्कारों का उचित
रूप से पालन किया गया है तो एक वैध विवाह मान लिया गया, अर्थात मैरिज पूर्ण रूप से संस्कार में होती थी, संस्कारों का पालन किया जाता था। चेंजेज बाय द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पश्चात क्या क्या परिवर्तन आए? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा विवाह विधि में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। सेक्शन 5 एज ऑफ मैरिज, विवाह की आयु के बारे में बताते हैं। जब सेक्शन 5 हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 ईयर्स एक्ट में बताई गई है, अर्थात मेजोरिटी की आयु में विवाह संभव। इसके अलावा मोनोगेमी, सेक्शन 5 के क्लोज 1 में एक विवाह, अर्थात यदि किसी पुरुष के एक विवाह के समय पति या पत्नी जीवित है तो दूसरा विवाह वॉइड, वह कर ही नहीं पाता, अर्थात अधिनियम के पश्चात कोई विवाह प्रथम जीवित पति या पत्नी के होते हुए किया जाता है तो वह अवैध और शून्य मान लिया जाएगा, अर्थात एक विवाह का प्रचलन हो गया। 1955 से पूर्व बाइगेमी थी, अर्थात एक से अधिक विवाह प्रचलित थे। और एज के बारे में भी 1955 से पूर्व कुछ दिशा निर्देश नहीं। 1955 के एक्ट के पश्चात मैरिज की एज अधिनियम में उल्लेखित कर दी। इसके अलावा मैरिज कंसेंट, विवाह की स्वीकृति, अर्थात विवाह आजकल लोग पहले पेरेंट्स विवाह या गार्जियन विवाह कर देते थे, अब विवाह की स्वीकृति पक्षकारों द्वारा दी जाती है। इसके अलावा प्रोहिबिटेड डिग्री और सेपेंडा रिलेशनशिप हैज बीन रिलैक्स्ड, अर्थात उन्नीस सौ पचपन से पूर्व जो प्रतिष्ठित नातेदारी थी या एक दूसरे के जो सपिंडा थे उनके बीच में डिग्रियों की संख्या ज्यादा थी। पिता के माध्यम से 7 पीढ़ियों तक और माता के माध्यम से 5 पीढ़ियों तक, जिन्हें हम आज भी गोत्र टालते हैं, विवाह करते समय जो गोत्र टालते हैं, 1955 के एक्ट द्वारा उन्हें थोड़ा रिलैक्स्ड किया गया। इसके अलावा विडोस राइट्स एंड स्टेटस, विधवा पुनर्विवाह का प्रचलित हुआ कि अगर कोई स्त्री विधवा है तो वह भी
रीमैरिज या दोबारा विवाह कर सकते हैं और उसके स्टेटस में भी परिवर्तन। इसके अलावा सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हिंदू मैरिज एक्ट द्वारा जोड़े गए, जिसमें कोई पक्षकार बिना किसी कारण अपने पक्षकार को छोड़कर अलग रहता है तो दूसरा पक्षकार न्यायालय से उसे साथ रहने को विवश करने की याचिका लगा सकता है। इसके अलावा विवाह का रजिस्ट्रेशन विवाह का रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाएगा तथा साथ ही साथ मेंटेनेंस जो हम सेक्शन 24 और 25 में पढ़ेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा वादकालीन भरण पोषण और स्थायी निर्वाह भत्ते की व्यवस्था की गई। इसके अलावा बच्चों की धर्मजता लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पश्चात से कोर्ट वैध विवाह से उत्पन्न संतान की अभिरक्षा और मेंटेनेंस के लिए आदेश दे सकता है। ये सब प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत लाए गए। जब अधिनियम से पूर्व की व्यवस्था और पश्चात की व्यवस्था को ध्यान से अगर हम देखते हैं तो विवाह पूर्ण रूप से संस्कार में न लग कर करके थोड़ा बहुत संविदात्मक इफेक्ट्स में दिखाई देता है, जैसे कि एज ऑफ मैरिज, रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज, relaxation of prohibited and secondary relationships decrease, consent, इन सबको अगर देखें कॉन्ट्रैक्ट में संविदा विधि में संविदा करने के लिए आयु या मेजोरिटी का उल्लेख किया गया कि संविदा वही व्यक्ति कर सकता है जो मेजर वयस्क हो। विवाह में भी वधू के लिए 18 वर्ष और वर के लिए 21 वर्ष की आयु कॉन्ट्रेक्चुअल प्रभाव दिखाती है। अर्थात संस्कारों का अभाव अब भी नहीं है, संस्कार अभी भी प्रचलित है जो पूर्व में प्रचलित थे। कंसेंट और मोनोगेमी, विवाह की आयु, इन सब को देखते हुए अधिनियम द्वारा जो विवाह का प्रचलन है
वो पूर्ण रूप से संस्कारिक नहीं रह गया, ऐसा कहा जा सकता है। यद्यपि पूर्ण रूप से संस्कार समाप्त नहीं हुए, बट थोड़ा बहुत संविदात्मक रूप इसमें आ गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विवाह क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल एंड अर्ध संविदात्मक तथा अर्ध संस्कार में रूप ले चुका है। क्योंकि विवाह का रूप जो है वर्तमान में केवल और केवल प्रथात्मक संस्कारों और आचारों द्वारा अनुष्ठापित करके पूर्ण किए जाने पर ही निर्भर नहीं है। यह एक संबंध और स्टेटस का सृजन करता है। दोनों के बीच में एक स्टेटस का निर्माण करता है। इसलिए विवाह एक धार्मिक कर्म भी है। साथ ही साथ धार्मिक इसलिए है क्योंकि आज भी हमारे यहाँ मान्य विवाह के अंतर्गत विवाह के संस्कारों में अग्नि के समक्ष 7 फेरे या सप्तपदी तथा धार्मिक बंधन का जन्म विवाह द्वारा होता है। पहले विडो रीमैरिज इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि विवाह को अविघटनीय मानते थे, 7 जन्मों का बंधन। अब चूंकि तलाक प्रचलित है, अतः इस अविघटनीयता की संकल्पना को खत्म करते करते हम लोग संस्कार में प्रकृति को पीछे छोड़ते जाए। प्राचीन समय में केवल गिल्ड थ्योरी के आधार पर विवाह का विघटन संभव था, बट अब म्यूचुअल कंसेंट द्वारा भी विवाह का विघटन किया जा सकता है। यही सब फैक्ट्स विवाह को पूर्ण रूप से संस्कार में बनने से रोकते हैं। तथा जैसे अब मेंटेनेंस है और कॉन्ट्रैक्ट भंग होने पर भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान, अर्थात विवाह पूर्ण रूप से ना तो संस्कार में है और न पूर्ण रूप से संविदात्मक। अर्ध संविदात्मक तथा अर्ध संस्कार, या फिर इसे हम यूं कह सकते हैं कि विवाह दोनों का सम्मिश्रण है। आज के लेक्चर में हमने विवाह की प्रकृति की मैरिज अर्ध संविदात्मक तथा अर्ध संस्कार में किस प्रकार है तथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा विवाह विधि में अधिनियम द्वारा क्या परिवर्तन लाए गए उनके बारे में समझा। उम्मीद है आप लोग इससे जरूर लाभान्वित होंगे।
लेक्चर की अगली कड़ी में हम लोग कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज सेक्शन 5+7 सेरेमनीज एंड विवाह की शर्तें पढ़ें। थैंक यू।